चोर, चोर! अरे कोई है, मेरा बैग लेकर भाग रहा है, कोई उसे रोक लो। उस बैग में मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, भगवान के लिए उसे पकड़ लो। अगर वो बैग चला गया तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोई तो मेरी मदद करो। पूरे बाजार में अचानक अफरा तफरी मच गई। सबकी नजरें एक ही तरफ घूम गई। एक लगभग 25 साल का युवक कंधे पर काला बैग टांगे जान बचाकर भाग रहा था। पीछे एक लगभग 60 साल का बूढ़ा आदमी पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन उसकी सांसें जवाब दे चुकी थीं। दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए। कुछ लोग तमाशा देखने लगे। कुछ लोगों ने चोर को भागते देखा, लेकिन कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी समय सड़क की दूसरी तरफ से राघव लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखे बाजार से गुजर रहा था। उसने जैसे ही बूढ़े आदमी की आवाज सुनी, उसने बिना एक पल सोचे लकड़ियों का गट्ठर सड़क किनारे फेंक दिया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। चोर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जब उसने देखा कि एक आदमी लगातार उसका पीछा कर रहा है, तो वो और तेज भागने लगा। कुछ ही सेकंड में दोनों बाजार से निकलकर एक सुनसान गली में पहुंच गए। चोर ने पीछे मुड़कर सड़क पर पड़ा ईंट का बड़ा टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से राघव की तरफ फेंक दिया। ईंट सीधे राघव के कंधे पर लगी। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वो पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगा। आज अगर मैं डर गया, अगर दर्द देखकर रुक गया, तो सिर्फ एक चोर नहीं बचेगा, बल्कि किसी गरीब की मेहनत भी लूट जाएगी। मेरे कंधे पर लगी चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर किसी की जिंदगी भर की कमाई चली गई, तो उसका दर्द शायद कभी खत्म नहीं होगा। गरीब हूँ, मैं जानता हूँ कि एक एक रुपया कमाने में कितनी मेहनत लगती है, इसलिए चाहे मेरे हाथ टूट जाएं, चाहे शरीर पर कितनी भी चोट लग जाए, मैं इस आदमी को बिना रोके नहीं जाने दूंगा। राघव की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी। चोर अब घबराने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आज सामने वाला आदमी डरने वालों में से नहीं है। भागते भागते उसका पैर सड़क पर पड़ी पत्थर से टकराया। वो जोर से मुंह के बल गिर पड़ा। बैग उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। राघव बिना समय गवाए उसके ऊपर झपट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। चोर बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसने राघव के चेहरे पर कई मुक्की मारी। राघव की होंठ से लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। कुछ ही देर बाद लोगों की भीड़ वहां पहुंचने लगी। भीड़ को अपनी तरफ आता देखकर चोर ने पूरी ताकत लगाई, राघव को धक्का दिया और पास के खेतों की तरफ भाग निकला। राघव कुछ कदम उसके पीछे दौड़ा, लेकिन फिर रुक गया। उसने जमीन पर पड़ा बैग उठाया और उसे अपनी सीने से लगा लिया। कुछ ही क्षण बाद वही बूढ़ा आदमी हांफता हुआ वहां पहुंचा। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर था और दिल में बस एक ही सवाल, क्या मेरा बैग बच गया? बेटा, मेरा बैग, क्या उसने पैसे निकाल लिए? बेटा सच बता देना, अगर सब लुट गया हो तो भी झूठ मत बोलना। मैं टूट जाऊंगा, लेकिन झूठ सुनकर जी नहीं पाऊंगा। उस बैग में सिर्फ नोट नहीं है, मेरी पूरी जिंदगी बंद है। मैंने अपनी जवानी खेतों में पसीना बहाते हुए गुजार दी। एक एक रुपया जोड़ने में सालों लग गए। मेरी राघव ने बिना कुछ कहे बैग बूढ़े आदमी के हाथ में रख दिया। बूढ़े आदमी के हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी जल्दी बैग खोला। अंदर नोटों की गड्डियां बिल्कुल वैसी ही रखी थी। उसने एक एक गड्डी गिनी, एक भी रुपया कम नहीं था। वो खुशी से रो पड़ा। उसने आगे बढ़कर राघव को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बूढ़ा आदमी राघव को गले लगाए लगातार रो रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। आसपास खड़े लोग भी चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। कुछ देर पहले जो लोग तमाशा देख रहे थे, अब उन्हें अपनी ही चुप्पी पर शर्म आने लगी थी। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने बैग को सीने से लगाया, फिर राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में ऐसा सम्मान था जैसा शायद उसने अपने बेटे के लिए भी कभी महसूस नहीं किया था। बेटा, आज अगर तुम वहां नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। तुमने सिर्फ मेरा बैग नहीं बचाया, तुमने मेरी बेटी की हंसी बचाई है, तुमने मेरी इज्जत बचाई है। मैं कई रातों तक सो नहीं पाता था कि शादी का खर्च कैसे पूरा होगा। बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, खेत का आखिरी टुकड़ा भी बेच दिया। तेरी माँ जैसी मेरी पत्नी ने अपने गहने तक बेच दिए। हम दोनों ने सोचा था कि बेटी हंसते हंसते विदा हो जाए, बस यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी।
लेकिन जब वो चोर बैग लेकर भागा, उस पल मुझे लगा कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया। सच कहूं बेटा, उस समय मुझे जीने की भी इच्छा नहीं रही थी, लेकिन भगवान ने तुम्हें भेज दिया। राघव चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। उसके चेहरे पर न घमंड था न खुशी का प्रदर्शन, बस एक हल्की सी मुस्कान थी। बाबा, आपने मुझे जितना बड़ा बना दिया है, मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूं। मैंने वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। अगर आज मैं भी बाकी लोगों की तरह खड़ा होकर तमाशा देखता तो शायद सारी उम्र खुद को माफ नहीं कर पाता। गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी देखकर चुप रह जाना, ये जरूर शर्म की बात है। मैं भी गरीब हूं। कई बार ऐसा हुआ कि घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। कई बार मां ने खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिलाया। इसीलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेहनत की कमाई का एक एक रुपया कितना कीमती होता है। जिस दर्द से आप अभी गुजरे हैं, इसलिए वही दर्द मैंने अपने घर में कई बार देखा है। इसीलिए मैं आपको अकेला छोड़ ही नहीं सकता था। राघव की बातें सुनकर भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। तभी बूढ़े आदमी ने बैग खोला। उसने अंदर से एक मोटी गड्डी निकाली। उसमें 10-10 के नहीं, 500-500 के नोट थे। वो गड्डी सीधे राघव की ओर बढ़ा दी। बेटा, इसे मना मत करना। ये तेरी बहादुरी की कीमत नहीं है। तेरी ईमानदारी की कीमत कोई नहीं चुका सकता। लेकिन अगर मैं तुझे खाली हाथ जाने दूं तो मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। मेरी तरफ से इसे आशीर्वाद समझकर रख ले। इससे अपने घर की छत ठीक करवा लेना, अपनी माँ के लिए दवा ले लेना, अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। मैं जानता हूं कि तेरे कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे हैं। बेटा, भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं एक अच्छी इंसान के लिए कुछ कर सकूं। मुझसे ये मौका मत छीन। भीड़ में खड़े लोग भी कहने लगे, ले लो भाई, इसमें क्या बुराई है? इतना तो बनता है। तुम्हारी वजह से ही तो इनका पैसा बचा है। राघव ने धीरे से मुस्कुराया। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। बाबा, अगर मैं आज ये पैसा ले लूं तो शायद बाहर से सब लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आपने कहा कि ये इनाम है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी की मजबूरी से मिला हुआ पैसा कभी इनाम नहीं होता। आपने ये रकम अपनी बेटी की खुशियों के लिए जोड़ी है। मैं कैसे उसमें से अपना हिस्सा ले सकता हूं? मुझे भूखा रहना मंजूर है, फटे कपड़े पहनना मंजूर है, लेकिन बिना हक का 1 रुपया लेना मंजूर नहीं। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे, बेटा, इंसान की असली दौलत उसकी ईमानदारी होती है। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर ईमानदारी चली गई तो इंसान जिंदा होकर भी। आप मुझे दुआ दे दीजिए, मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम है। पूरा बाजार तालियों की आवाज से गूंज उठा। लोग पहली बार किसी गरीब आदमी की गरीबी नहीं, उसकी सोच की अमीरी देख रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में खड़ा एक आदमी सब कुछ बड़ी गहराई से देख रहा था। उसने सफेद कुर्ता पहन रखा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी साफ दिखाई दे रही थी। उसका नाम था महेंद्र सेठ, रामपुर और आसपास के 5 गांवों का सबसे अमीर आदमी। लेकिन जितना अमीर उतना ही बेईमान। उसने अपने नौकर की तरफ देखकर धीरे से कहा, देखा तुमने, ये लड़का कितना सीधा है। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इन्हें खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी ईमानदारी का इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। कल सुबह इसे मेरी हवेली पर बुलाओ। मैं देखना चाहता हूं कि ये सच में इतना ईमानदार है या सिर्फ लोगों के सामने बनने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वैसा ही निकला जैसा आज दिख रहा है, तो मेरे पास इसके लिए एक ऐसा खेल है जिसमें इसे पता भी नहीं चलेगा कि ये किस जाल में फंस चुका है। राघव को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आज उसकी ईमानदारी ने सिर्फ लोगों का दिल ही नहीं जीता, बल्कि एक खतरनाक दुश्मन का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया था। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पूरे गांव में फैल रही थीं। राघव अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर बैठा कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। उसकी माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। घर गरीब था, लेकिन वहां मेहनत और ईमानदारी की खुशबू बसती थी। तभी दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। कुछ ही पलों में एक शानदार बग्घी राघव के घर के सामने आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से इकट्ठा हो गए। बग्घी से एक नौकर उतरा और ऊंची आवाज में बोला, इनमें राघव कौन है? मैं महेंद्र सेठ की हवेली से आया हूँ। सेठ जी ने तुम्हें सम्मान के साथ अभी इसी समय बुलाया है। देर मत करो, मेरे साथ चलो। मैं ही राघव हूँ।
लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि सेठ जी ने मुझे क्यों बुलाया है। मेरी उनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई। अगर कोई जरूरी बात है तो मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन मैं बिना वजह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मुझे कारण नहीं बताया गया। मुझे सिर्फ इतना कहा गया है कि तुम्हें पूरे सम्मान के साथ हवेली लेकर आना है। बाकी सारी बातें सेठ जी खुद करेंगे। राघव सोच में पड़ गया। तभी उसकी माँ बाहर आई। बेटा, दुनिया में सबसे कठिन काम है गरीब होकर भी ईमानदार बने रहना। बड़े लोग मीठी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। याद रखना, पैसा कभी इंसान की पहचान नहीं बनता, उसका चरित्र बनता है। अगर कभी ऐसा समय आए कि एक तरफ दौलत हो और दूसरी तरफ ईमानदारी, तो हमेशा ईमानदारी चुनना। भूखे रह लेना, फटे कपड़े पहन लेना, लेकिन किसी का हक मत छीनना। तेरे पिता ने भी यही रास्ता चुना था और मैं चाहती हूं कि तू भी उसी रास्ते पर चले। माँ, आपने और बाबूजी ने मुझे जो संस्कार दिए हैं वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर मैं उन्हें ही भूल जाऊं तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। मैं वादा करता हूं, मैं किसी लालच में आकर कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। अगर मेरी किस्मत में संघर्ष लिखा है तो मैं मेहनत से लड़ूंगा, लेकिन अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगा। राघव बग्घी में बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद बग्घी एक विशाल हवेली के सामने रुकी। ऊंचा लोहे का फाटक, चारों तरफ पहरेदार, बीच में संगमरमर से बनी भव्य हवेली। ये सब देखकर कोई भी दंग रह जाता, लेकिन राघव के चेहरे पर ना लालच था और ना डर। वो शांत कदमों से अंदर चला गया। हॉल में महेंद्र सेठ आराम से बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराकर राघव का स्वागत किया। आओ राघव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कल जो तुमने किया उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। आजकल लोग थोड़े से पैसों के लिए अपने रिश्ते तक बेच देते हैं। भाई भाई का नहीं रहता, दोस्त दोस्त का नहीं रहता। लेकिन तुमने इतने पैसों को देखकर भी 1 रुपया अपने पास नहीं रखा। तुमने मुझे यह विश्वास दिलाया कि इस दुनिया में आज भी ईमानदार लोग जिंदा हैं। मैं ऐसे ही इंसान की तलाश में था, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे साथ काम करो। अच्छी तनख्वाह मिलेगी, रहने की जगह मिलेगी, और अगर तुमने इसी तरह मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो कुछ ही सालों में तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सेठ जी, आपकी बात सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन मैं बिना सोचे कोई फैसला नहीं करता। मेरे लिए नौकरी से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि जिस काम से मैं रोटी कमाऊंगा वो काम सही है या नहीं। अगर आपके व्यापार में किसी गरीब का हक नहीं मारा जाता, किसी किसान के साथ धोखा नहीं होता, तो मैं अपनी पूरी जान लगाकर काम करूंगा। लेकिन अगर कभी मुझे लगा कि किसी बेबस इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसी दिन नौकरी छोड़ दूंगा, चाहे मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी क्यों ना बचे। मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। राघव की बातें सुनकर महेंद्र सेठ मुस्कुरा तो दिए, लेकिन उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, बहुत बड़ी बड़ी सिद्धांतों की बातें करता है। देखता हूँ जब इसके सामने दौलत, डर और ताकत खड़ी होगी, तब इसकी ईमानदारी कितनी देर तक टिकती है। उन्होंने मुस्कुराती हुई कहा, बहुत अच्छा, कल सुबह से काम पर आ जाना। मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों मिलकर बहुत आगे जाएंगे। राघव ने सिर झुकाकर हामी भर दी। उसे क्या पता था, जिस हवेली में वो उम्मीद लेकर आया था, वहीं से उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राघव तैयार होकर महेंद्र सेठ की हवेली पहुंच गया। हवेली के बाहर दर्जनों मजदूर काम में लगे हुए थे। कोई बैलगाड़ी से अनाज उतार रहा था, कोई बोरी ढो रहा था, तो कोई हिसाब किताब लिख रहा था। राघव सब कुछ ध्यान से देख रहा था। ऊपर से सब ठीक लग रहा था, लेकिन कई मजदूरों के चेहरे डरे हुए थे, जैसे वे कोई राज छिपा रहे हों। उसी समय महेंद्र सेठ अपने मुनीम के साथ बाहर आए। स्वागत है राघव, आज से तुम इस हवेली के सबसे जरूरी लोगों में से एक हो। तुम्हारा काम सिर्फ गोदाम संभालना नहीं है, बल्कि मेरे पूरे व्यापार की रीढ़ बनना है। हर बोरी का हिसाब तुम्हारे हाथ में होगा। कौन सा अनाज आया, कितना गया, कितना बचा, सब कुछ तुम्हारी नजर से गुजरेगा।
मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो पैसों के लिए अपना जमीर ना बेचे, और मुझे लगता है कि तुम वही इंसान हो। उम्मीद है तुम्हारी कलम कभी झूठ नहीं लिखेगी। सेठ जी, मेरी कलम वही लिखेगी जो मेरी आंखें देखेंगी। अगर 100 बोरियां आएंगी तो 100 ही लिखूंगा, अगर 90 आएंगी तो उन्हें 100 नहीं बनाऊंगा। मेरे लिए हिसाब की गलती भी पाप है, और जानबूझकर बोला गया झूठ उससे भी बड़ा अपराध। जब तक मैं यहां हूं, सच से समझौता नहीं होगा। महेंद्र सेठ मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके बगल में खड़ा मुनीम अचानक घबरा गया। उसने चुपचाप अपनी नजरें झुका ली। राघव ने ये बात नोटिस तो की, मगर कुछ बोला नहीं। पूरा दिन वो ईमानदारी से काम करता रहा। हर बोरी गिनी, हर रजिस्टर मिलाया, हर हिसाब 2-2 बार जांचा। शाम होते होते उसकी नजर एक ऐसी गलती पर पड़ी जिसने उसके मन में शक पैदा कर दिया। रजिस्टर में लिखा था 200 बोरी गेहूं जमा हुई, लेकिन गोदाम में सिर्फ 170 बोरियां थी। नहीं, मुझसे गिनती में गलती नहीं हो सकती। 30 बोरियां हवा में तो गायब नहीं हो सकती। या तो रजिस्टर झूठ बोल रहा है, या फिर कोई सच छिपा रहा है। लेकिन बिना सबूत के किसी पर उंगली उठाना भी गलत है। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले पूरी सच्चाई पता करूंगा, फिर फैसला लूं। राघव ने किसी से कुछ नहीं कहा। रात होने तक वो सामान्य तरीके से काम करता रहा। जब सभी मजदूर अपने अपने घर चले गए, तो वो अपना गमछा भूल जाने का बहाना बनाकर फिर से गोदाम की ओर लौट आया। गोदाम के पीछे हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे दीवार के पास पहुंचा और बिना आवाज किए अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। महेंद्र सेठ, मुनीम और 2 आदमी चोरी छिपी गेहूं की बोरियां दूसरी बैलगाड़ी में चढ़ा रहे थे। सेठ जी, मुझे डर लग रहा है। अगर राघव ने ये सब देख लिया या उसे हिसाब का फर्क समझ आ गया, तो वो चुप नहीं बैठेगा। यही तो मैं देखना चाहता हूं। ईमानदारी की बातें करना बहुत आसान होता है। असल परीक्षा तब होती है जब सामने पैसा, ताकत और डर खड़े हों। अगर राघव ने सच बोलने की कोशिश की, तो मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव उसी को चोर समझेगा। और अगर वो चुप रहा, तो मेरी जीत और उसकी ईमानदारी दोनों मेरे काम आएंगे। दीवार के पीछे खड़ा राघव सब कुछ सुन चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया, वही गरीब किसानों का अनाज चोरी कर रहा था। राघव ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। एक तरफ मेरी माँ की उम्मीदें हैं, हमारे घर का चूल्हा है, और दूसरी तरफ उन किसानों की मेहनत है, जिनकी हर बोरी में उनका पसीना और सपने छिपे हैं। अगर मैं चुप रहा, तो मैं भी इस चोरी का हिस्सा बन जाऊंगा, और अगर सच बोलूंगा, तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी, शायद मेरी जान भी खतरे में पड़ जाए। लेकिन मेरे पिता कहा करते थे, सच बोलने वाला इंसान अकेला जरूर पड़ जाता है, लेकिन वो कभी खुद की नजरों में छोटा नहीं होता। जो होगा देखा जाएगा। मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। राघव वहां से चुपचाप लौट गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अंधेरे में एक और आदमी खड़ा था। उसने राघव को सब कुछ देखते हुए देख लिया। वो भागता हुआ महेंद्र सेठ के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। महेंद्र सेठ का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तो आखिरकार राघव ने सच देख ही लिया। अब असली खेल शुरू होगा। देखते हैं इस लड़ाई में जीत ईमानदारी की होती है या मेरी चालाकी की। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से बस एक ही बात कह रहे थे, महेंद्र सेठ के गोदाम में चोरी हो गई। कुछ ही देर में पुलिस भी हवेली पहुंच गई। महेंद्र सेठ ने गुस्से का नाटक करते हुए सबके सामने कहा, मेरे गोदाम से 50 बोरी गेहूं चोरी हो गया है। मुझे पूरा शक है कि ये काम किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे गोदाम का पूरा हिसाब पता था। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा शक राघव पर है। कल तक जिसे मैं अपना सबसे भरोसेमंद आदमी समझता था, आज उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। इतना सुनते ही गांव के कई लोग हैरान रह गए। कुछ लोग राघव को निर्दोष बता रहे थे, तो कुछ बिना सोचे समझे उसे चोर कहने लगे। उसी समय महेंद्र सेठ के आदमी पुलिस को राघव के घर के पीछे ले गए। मिट्टी खोदी गई और उसमें से 5000 रुपए निकल आए।
भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, लगता है सचमुच राघव ने चोरी की है। हमने तो उसे ईमानदार समझा था। राघव बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर नहीं था। पुलिस अधिकारी उसके पास आए। तुम्हारे घर के पीछे पैसे मिले हैं, गोदाम से अनाज भी गायब है। अगर तुमने चोरी की है तो सच सच बता दो, झूठ बोलकर अपनी मुसीबत और मत बढ़ाओ। साहब, गरीब होना मेरा कसूर नहीं है, लेकिन चोर कहलाना मेरे लिए मौत से भी बड़ा दुख है। मैंने 1 रुपया भी नहीं चुराया। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि असली चोर कौन है, लेकिन मैं बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। अगर मुझे कुछ मिनट मिल जाए तो मैं सच सबके सामने साबित कर दूंगा। महेंद्र सेठ मुस्कुराया। उसे पूरा भरोसा था कि अब राघव कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी राघव ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। सेठ जी, जिस दिन मैंने हिसाब में गड़बड़ी देखी, उसी दिन से मैंने हर आने जाने वाली बोरी का अलग हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात जब मैं गोदाम पहुंचा तब मैंने दूर खड़े होकर आपकी सारी हरकतें अपनी आंखों से देखी। मुझे अंदाजा था कि आप मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने जाते समय बैलगाड़ी के पहियों के निशान, बोरियों पर लगे निशान और गोदाम के ताले की हालत तक अपनी डायरी में लिख ली। अगर अभी आपके दूसरे गोदाम की तलाशी ली जाए तो चोरी की सारी बोरियां वहीं मिल जाएंगी। पुलिस तुरंत राघव के बताए हुए स्थान पर पहुंची। कुछ ही देर बाद वहीं से गायब हुई 50 बोरियां बरामद हो गईं। महेंद्र सेठ और मुनीम के चेहरे का रंग उड़ गया। साहब, हमें माफ कर दीजिए। राघव निर्दोष है। ये पूरी योजना सेठ जी की थी। उन्होंने ही किसानों का अनाज छिपाया और राघव को चोर साबित करने के लिए उसके घर के पीछे पैसे दबवाए थे। मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। मुनीम की बात सुनते ही पूरा गांव गुस्से से भर उठा। पुलिस ने तुरंत महेंद्र सेठ और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र सेठ जाते जाते भी राघव की तरफ देखता रहा, लेकिन आज उसके पास कोई चाल नहीं बची थी। राघव, मैं हार गया। मैंने सोचा था कि पैसा हर इंसान का ईमान खरीद सकता है, लेकिन आज पहली बार समझ आया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। सेठ जी, दौलत से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। झूठ कुछ दिनों तक जीता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सच देर से ही सही अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। कुछ दिनों बाद जिला अधिकारी ने पूरे गांव के सामने राघव को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया। उसे सरकारी नौकरी भी मिली। गांव के लोग गर्व से उसका नाम लेने लगे। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे।